अब अपन ने POS SOP वाली सब चीज़ें पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे वाइब्रेटर्स, ठीक है। तो जो बफर होता है उसमें आउटपुट एज इट इज़ आता है, पर उसमें कुछ डिले आता है, ठीक है। बफर में एक TD टाइम का डिले आता है। बफर में क्या होता है, जो भी अपन ने इनपुट दिया है वही आउटपुट में आएगा, तो बफर बन जाएगा। अब y ऑफ a इक्वल टू SOP 0 टर्म का और प्रोडक्ट 1 टर्म का, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल है वो, तो उसको कुछ नहीं करना अपन को। जैसे अब AB एक डिजिटल सर्किट में गया, f ऑफ AB नॉट एक का ही होगा, f-AB। जैसे A और B डिजिटल सर्किट में गए, उससे एक फंक्शन बना और उसको नॉट गेट में भेजा, तो अब उस फंक्शन का A, B मतलब वो इन्वर्ट हो गया। तो नॉट जो है वो इन्वर्टिंग बफर होता है, मतलब इन्वर्ट करता है और डिले के साथ। नॉट जो होता है इन्वर्टिंग बफर होता है, क्योंकि वो सेम जो तुमने दिया था वही सेम देता है, लेकिन इन्वर्ट कर देता है उसको, इसलिए नॉट जो होता है वो इन्वर्टिंग बफर होता है। वाइब्रेटर 3 टाइप के होते हैं, बायस्टेबल, अस्टेबल, मोनोस्टेबल। बायस्टेबल में क्या होता है, बोथ स्टेबल होता है। अस्टेबल में बोथ अनस्टेबल, अस्टेबल में बोथ अनस्टेबल। मोनोस्टेबल में वन स्टेबल। और बायस्टेबल और अस्टेबल कैन बी डिजाइंड विथ नॉट गेट्स। हाँ, मोनोस्टेबल में वन स्टेबल, अदर अनस्टेबल। अस्टेबल में दोनों अनस्टेबल, बायस्टेबल में दोनों स्टेबल। और जो बायस्टेबल और अस्टेबल है इनको नॉट गेट से बना सकते हैं, मोनोस्टेबल को नहीं बना सकते नॉट गेट से। इसको देखेंगे कैसे बनाता है। मोनोस्टेबल्स विच ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स बिटवीन टू स्टेट्स। मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, जो ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है बिटवीन टू स्टेट्स। तो बायस्टेबल मतलब बोथ स्टेट्स 0 1 आर स्टेबल स्टेट्स, ठीक है। बायस्टेबल मतलब दोनों स्टेट 0 और 1 दोनों स्टेबल होगी, तो पहचानना पड़ेगा। तो स्टेट 0 अगर लो है और स्टेट 1 हाई वोल्ट है, मान लो स्टेट लो 0 जनरली 0 वोल्ट मानता है, स्टेट 1 जनरली 5 वोल्ट पे मानता है। स्टेबल स्टेट 0 ट्रिगर करा, एक्सटर्नल अप्लाई, ट्रिगर मतलब एक्सटर्नली कराया अपन ने। अब ट्रिगर करा तो वो ऊपर बढ़ा, फिर आगे गया थोड़े टाइम तक, फिर वापस आ गया, तो रिक्वायर्स ट्रिगर टू चेंज स्टेट इज़ नोन एज स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो 0 एक स्टेबल स्टेट थी, वो ट्रिगर होती ही नहीं अगर अपन नहीं करते तो 0 पे ही रहती। अब क्योंकि अपन को ट्रिगर लगाना पड़ा तब वो ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो वो उसको ट्रिगर रिक्वायर्ड था, इसलिए जो 0 थी वो स्टेबल स्टेट थी। फिर अपन मोनोस्टेबल देखेंगे। वन स्टेबल, अदर अनस्टेबल। शुरू में डिज़ाइनिंग में कोई भी स्टेबल दी जाएगी, ठीक है। तो अपन को क्या है, जब एक स्टेबल हो अनदर अनस्टेबल हो, तो शुरू में डिज़ाइनिंग में कोई भी एक स्टेबल दी जाएगी। जैसे 0 अपन को स्टेबल दे दी, फिर अपन ने ट्रिगर दिया, फिर 1 अनस्टेबल है, कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगी, विदाउट ट्रिगर नीचे खुद आ जाएगी, क्योंकि उसकी 0 स्टेट स्टेबल थी, 1 स्टेट अनस्टेबल है। तो मतलब एक स्टेट स्टेबल होगी, एक स्टेट अनस्टेबल हो गई, इसलिए मोनोस्टेबल बन गया। 0 स्टेबल थी, ट्रिगर दे के 1 पे ले गए, खुद ही अपने आप नीचे आ गई, तो स्टेबल अनस्टेबल। फिर अस्टेबल में क्या है कि बोथ अनस्टेबल होते हैं, मतलब T इक्वल टू TD1 प्लस TD2 विदाउट ट्रिगर चेंज करेगा, इसमें ट्रिगर की ज़रूरत ही नहीं है। 0 अनस्टेबल है 1 पे चल जाएगा, 1 स्टेबल वापस 0 पे आ जाएगा, 0 अनस्टेबल वापस 1 पे चल जाएगा, 1 अनस्टेबल 0 पे आ जाएगा, तो विदाउट ट्रिगर चेंज करेगा, नोन एज स्क्वायर वेव जनरेटर। TD1 ऑन टाइम, TD2 ऑफ टाइम, ठीक है। TD1 ऑन टाइम, TD2 ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर, क्योंकि इससे स्क्वायर वेव बन रही है पूरी, मतलब सेम टाइम पे जाएगा, TD1 इक्वल TD2 भी आएगा। स्क्वायर वेव फॉर्म, पीरियोडिक वेव फॉर्म, रिपीट कर रहा है और पीरियोडिक वेव फॉर्म है। और जो T ऑन है इक्वल टू T ऑफ, जनरली फॉर स्क्वायर वेव, ऑब्वियसली स्क्वायर की साइड है, T ऑन इक्वल टू T ऑफ, और ये सेम टाइम पे ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ट्रिगर लगा नहीं रहे अपने, सब दोनों स्टेट अनस्टेबल है, तो उससे होगा। अगर T ऑन ग्रेटर देन होगा T ऑफ से, या फिर T ऑफ ग्रेटर देन होगा T ऑन से, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बन जाएंगे। ड्यूटी साइकिल होता है T ऑन अपॉन में T ऑन प्लस T ऑफ, मतलब T ऑन जो है अपॉन में टोटल टाइम, T ऑन प्लस T ऑफ, वो होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल इक्वल टू T ऑन अपॉन में T ऑन प्लस T ऑफ। जैसे अब आगे बढ़ेंगे, अगर T ऑन इक्वल टू T ऑफ होगा तो ड्यूटी साइकिल 50% होगी। कैसे, अगर T ऑन इक्वल टू T ऑफ होगा तो जैसे फॉर्मूला था T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ, तो T ऑन अगर T ऑन होगा, नीचे दोनों बराबर होंगी, तो T ऑन प्लस T ऑन आ जाएगा, तो 1/2 T ऑन आ जाएगा, मतलब 50%। तो T ऑन अगर T ऑफ के बराबर है तो ड्यूटी साइकिल 50% होगी। अगर T ऑन बड़ा होता है T ऑफ से, ठीक है, अगर T ऑन T ऑफ से बड़ा होगा तो अपन इससे देख सकते हैं कि T ऑन, इसको पूरे को T ऑन से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन में 1 प्लस T ऑफ बाय T ऑन आएगा। अगर T ऑन बड़ा होगा, जैसे अपन को दिया है, मान लो T ऑन अपॉन में T ऑन
प्लस टी ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ अगर दिया है, अगर तो पूरे को टी ऑन से डिवाइड कर दे तो आएगा 1/1 प्लस टी ऑफ बाय टी ऑन। ठीक है, अपन को अब क्या बोला है कि जो टी ऑन है वो बड़ा है टी ऑफ से, तो अगर नीचे वाली टर्म बड़ी है तो ये 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, तो अब ये 1/2 से छोटा आएगा। हाँ, मतलब नीचे वाली टर्म 1/2 से छोटी आएगी, नीचे वाली टर्म जब छोटी आएगी तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो बड़ा आएगा 50% से। मतलब अगर नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल फंक्शन तो बड़ा आएगा ना, मतलब इसकी ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 50% आएगी। और अगर टी ऑन छोटा होगा तो ड्यूटी साइकिल लेस देन 50% आएगी, क्योंकि नीचे वाली टर्म बड़ी बन जाएगी। एसओपी में मिन टर्म निकालने के लिए 1 लिखते हैं और छोटा एम लिखते हैं। पीओएस में मैक्सिमम टर्म निकालने के लिए 0 लिखते हैं और जो बड़ा एम लिखते हैं। एसओपी में मिनिमम टर्म निकलती है, पीओएस में मैक्सिमम टर्म निकलती है। अगर एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस डी सी दिया है तो एसओपी कैनोनिकल फॉर्म, सारे टर्म में सारे वेरिएबल आएंगे तो कैनोनिकल फॉर्म बनता है, सारे टर्म में सारे वेरिएबल आएंगे तो कैनोनिकल फॉर्म बनता है। जैसे एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार का कैनोनिकल बनाना है। एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी नॉन कैनोनिकल, सिंप्लीफाइड से नॉन सिंप्लीफाइड पे जाएंगे। ए बी प्लस बी सी है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अब ये है तो इसमें हमको इसको नॉन कैनोनिकल फॉर्म पे लाना, नॉन कैनोनिकल फॉर्म है, इसको कैनोनिकल पे लाना है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ए बी इंटू सी बार प्लस सी करेंगे और बी सी इंटू ए बार प्लस ए करेंगे। जो एस ओ पी वाले होते हैं उसमें अपन ये वाला ऐसे वाले टर्म्स लिखते हैं, और जो वो वाले होते हैं उसमें ए इंटू ए बार बी इंटू बी बार ऐसे कर देते हैं। पी ओ एस वाले में इसमें अपन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी को फिर खोल के और एस ओ पी की टर्म्स बनेगी, नहीं तो फिर वो पी ओ एस की टर्म्स बन जाएगी अगर अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लिख दिया तो। ए बी सी बार प्लस ए बी सी इसको सिंप्लीफाई करके 3 बने, 1 1 0 1 1 1 0 1 1, तो इसको अपन यूज़ करके वो एस ओ पी फॉर्म लिख देंगे। अब जैसे ये है ए बार बी सी प्लस ए इंटू, इसमें नहीं था तो अपन ने लगा दिया, इसमें नहीं था तो अपन ने लगा दिया, खोला, इससे टर्म्स बन गई। फिर पूरी लिखी, इसको अपन ने ऐसे लिखा सारी टर्म्स को। उसके बाद सारे जितने भी होते हैं 8 तक के वो लिखेंगे, और फिर जो इसमें अपने जो आए वाले हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो वो है 1 3 4 5 6, ये अपनी टर्म्स बन गई। टर्म जनरेट करने के लिए ABC ऑर्डर में, तो ये समझ आ गया, ऐसे टर्म्स लिखनी है। टर्म जनरेट करने के लिए ABC ऑर्डर में लिखना है, जैसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, C आएगा, क्योंकि जो ये टर्म्स बनेंगी बाइनरी फॉर्म में इसमें डिफरेंस बढ़ जाएगा अगर ABC का ऑर्डर उल्टा सीधा हुआ तो ये ABC का ऑर्डर से ही रखना है। अब ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो गई, मतलब सिंप्लीफाई अगर नहीं सही से हुआ तो दिक्कत हो जाएगी टर्म्स में। तो सिंपल प्रोसेस, अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो 2 टर्म्स आएगी, 2 वेरिएबल मिसिंग है 4 टर्म्स आएगी। कैसे आएगी, मान लो अपने पास AB है, ठीक है, और C नहीं है, तो C के लिए 2 ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। तो अगर 0 रखेंगे तो 6 आएगा, 1 रखेंगे तो 7 आएगा, जो गायब है वो 2 वैल्यू ले सकता है। तो SOP से फिक्स करेंगे। जैसे अब ABC है, B और C मान लो 1 1 दे रखा है, 0 और 1 अपन को A और B मिल जाएंगे। जैसे अगर SOP में लिख रहे हैं तो SOP में जो होता है वो A बार 0 होता है और A 1 होता है, और POS में जो होता है वो A बार जो है वो 1 होता है और A 0 होता है। तो बस वही अपन देखेंगे कि कैसे क्या होता है, और उस बेसिस पे जिस भी फॉर्म में लिखना है उस बेसिस पे लिख लेंगे। फिर एफ ऑफ ए बी सी, अगर ए बार बी सी प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी दे रखा है अपन को, तो ए बी सी बार मतलब ये कैसे लिख दिया मैंने, हाँ, ए और सी बार दे रखा था ना, तो ए 1 ले लिया और सी बार 0 ले लिया, क्योंकि SOP है ना, ये SOP फॉर्म है ये, तो ए बार 0 होगा और ए 1 होगा, तो 1 0। बी में 2 वैल्यू रख सकते हैं, 0 और 1। जब 0 रखेंगे तो 100 होती है, 4 होती है, 1 0 0 और 1 1 0 6 होती है। जैसे यहाँ पे भी 1 आएगा नीचे और यहाँ पे भी 0 आएगा, बस 2 वैल्यू इसकी आई है तो ये 6 बन जाएगा। ए बी बार सी, ये कौन सा है, ये वाला है। बी बार और सी की वैल्यू अपन को दी हुई है, ए की 2 वैल्यू अपन ने रख दी, तो 0 0 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 0 1 रखेंगे तो 5 आएगा। अब ये वाले के लिए ए सी बार के लिए कर लिया, बी बार सी के लिए कर लिया, और ए बार बी सी में ऑलरेडी तीनों टर्म है तो इसको अपन खुद ही लिख लेंगे। 0 1 1, 0 1 1 होता है 3 आई गेस, हाँ, तो 3 होता है, तो अपन इसको लिखेंगे समेशन
अब जैसे अपन को दिया है बी बार प्लस ए सी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी, बी बार प्लस ए सी एफ ऑफ ए बी सी है। तो अब जैसे अपन को इधर पे सिर्फ बी बार दिया था, ए और सी की टर्म्स नहीं थी, तो ए और सी की टर्म्स बना ली अपन ने। अब दो टर्म्स गायब थी, तो इनके चार पेयर्स बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। उससे जो जो वैल्यूज़ बनेगी वो अपन ने यहाँ लिख ली। अब जैसे ए और सी गिवन थे, बी और बी नहीं था, तो एक वेरिएबल मिसिंग था, तो इसमें दो वैल्यूज आ सकती है, जीरो या तो जीरो होगा या 1 होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और 7, सबको मिला जुला के समेशन m 0 1 4 5 7 लिख देंगे। अभी तक ये सारे एस ओ पी टर्म्स ही थे, अभी एस ओ पी लिख रहे हैं। अब इसमें देखेंगे तो बी डैश डी डैश था, बी डैश और डी डैश ये अपन को दिए हुए थे 0 0, क्योंकि ए बार इक्वल टू 0। अब ए और सी की चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ बन सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। उस बेसिस पे चार वैल्यूज़ आई। ए बी सी डी में ए सी डी दिया हुआ था अपन को, पी की दो वैल्यूज़ बन सकती थी 0 और 1, उस बेसिस पे 11 और 15 आई। ए डैश और डी दिया हुआ था 0 और 1, और बी और सी की दो वैल्यूज़ आई। और ये 0 और 1 कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि एस ओ पी में ए बार इक्वल टू 0 होता है, ए इक्वल टू 1 होता है, इससे कुछ वैल्यूज़ आई। सबको मिला करके फाइनली अपन ने अपनी ये बन गई। बिना टेबल के वेट ऐड करके वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? हाँ, जैसे वेट ऐड कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 1, इसमें 1 है तो ये भी काउंट होगा, 1 + 2 3 + 4 7 + 8 15। ऐसे वेट काउंट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब ज़रूरत नहीं है हर बार टेबल बनाने की, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बार प्लस बी और ए प्लस सी बार। अब ये पी ओ एस फॉर्म में, तो पी ओ एस फॉर्म में क्या होता है कि ए 1 होता है, और नहीं, ए 0 होता है और ए बार 1 होता है। तो अब ए बार और बी इसमें थे, सी नहीं था, ए बार को 1 लिखा, बी को 0 लिखा, सी की दो वैल्यू 0 और 1, तो 4 और 5 बनेगा। ए और सी बार था, बी नहीं था, ए की वैल्यू 0, सी बार की वैल्यू 1, बी 0 और 1 है तो मैंने 1 और 3, तो क्या क्या बन गई, पाई 1 3 4 5, ये बन गई पी ओ एस में। अब एक और तीसरी टर्म भी है क्या अपने पास? नहीं, वो उसका वाला है। बस ऐसे टेबल बनाई है मैंने, लेकिन टेबल की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिया है कि एफ ऑफ ए बी समेशन 0 1 2 है, तो अगर अपन एफ़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अगर एफ़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो भी उसकी एस ओ पी की टर्म्स होती है वो पी ओ एस में आ जाती है। तो जैसे अब मैं इसको डिफ्रेंश करूँगी, तो पहले मेरा एफ ऑफ ए बी पाई ऑफ 3 था, तो अब एफ डैश ए बी जो है वो समेशन ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि पी ओ एस की टर्म्स उसमें आ जाएगी। तो अगर समेशन 3 हो गया तो फिर ये पाई 0 1 2 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख सकते थे। एस ओ पी में 0 1 2 थी, तो यहाँ पे सीधे पाई में ही 0 1 2 आ जाती। और वैसे ही मतलब मैंने कर दिया कि समेशन 0 1 2 है तो ऑब्वियसली पाई 3 होगा, पाई 3 होगा, तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समेशन 3 होगा, समेशन 3 इक्वल टू पाई 0 1 2। एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू पाई 1 2 4 7 दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करा है, क्या करा है ये, हाँ, एफ डैश ए बी सी डिफ्रेंशिएट ही है ये। तो अगर पाई 1 2 4 7 अगर एफ ऑफ ए बी सी में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एस ओ पी में आ जाएगा, पी ओ एस की टर्म एस ओ पी में आ जाएगी। एस ओ पी में 1 2 4 7 आया, तो पी ओ एस में 0 3 5 6 आएगा इसके लिए। एफ ऑफ ए बी सी अगर पाई 0 2 4 6 है, तो एफ डैश ए बी सी समेशन, अगर पाई 0 2 4 6 है तो एफ डैश ए बी सी में समेशन 0 2 4 6 है। अब एफ ऑफ ए बी सी डी अपन को समेशन 1 2 3 6 7 9 दे रखा है। अब चार वेरिएबल टर्म्स आएंगी 16, मतलब 0 से लेके 15 तक के, ये यहाँ पे है, तो बचेंगे कितने, यही सारे। समेशन में जो था, जो एस ओ पी में था वो पी ओ एस में आएगा, और पी ओ एस में अगर जो इसका बच्चा वाला आएगा वो यहाँ पे समेशन में आ जाएगा, मतलब जो इसकी पी ओ एस की टर्म्स है वो इसके समेशन में आएगी। हो गया। अब ये वही है, ए डैश बी डी डैश दिया है, जैसे इसमें ए और सी बार दिया था, बी और डी नहीं दिया था, उससे अपन ने निकाले ए बी सी बार डी, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया था, ए और सी बार दिया था, बी और डी नहीं दिया था, इसमें ए बार बी डी बार दिया था, सी नहीं दिया था, ऐसे करके तीनों में रख के और निकाल दिए। एफ ऑफ ए बी सी क्वेश्चन में 0 है तो ही नहीं तो क्यों लिया, सही बात है, क्वेश्चन में 0 नहीं है तो क्यों लिया, क्वेश्चन में डी है ही नहीं तो क्यों लिया मैंने, हाँ डी भी लिया है मैंने, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में डी था ही नहीं, सिर्फ सी था, तो 3 वेरिएबल के लिए ए बी बार सी की वैल्यू कुछ कुछ रखेंगे 0 और 1, ऐसे करके सिंपल सिंपल करके आ जाएगा, ईजी है। उसके बाद लेक्चर 4, अब ए प्लस सी बार इंटू बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी बार, ए प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी बार, नॉट स्टैंडर्ड। हाँ मतलब तो ए
सी बार है 0 1 और बी की दो वैल्यू रखी मैंने 0 और 1, तो इससे मेरी दो वैल्यूज़ निकली ए बी सी। बी और सी था, ए नहीं था, तो बी और सी के लिए तो 0 0 ही रखी। पी ओ एस में ए को 0 रखते हैं और ए बार को 1, और फिर 0 और 1 की दो वैल्यू रखी, 0 मतलब ए की दो वैल्यू रखी 0 और 1, उससे मेरा 0 और 4 निकला। ए बार और सी बार दिया था, बी नहीं दिया था, तो ए बार सी बार 1 1 1 1 रखा क्योंकि ए बार इक्वल टू 1। 0 और 1 रखा तो 5 और 7 निकला। तो इससे मेरी पूरी पी ओ एस की टर्म्स बन गई और एस ओ पी की भी निकल गई। पी ओ एस से पी ओ एस मिलेंगे, फिर एस ओ पी लिखेंगे। एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू बी बार डी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी डी बार, ठीक है, ये दिया है। वैसे ही सेम करेंगे जैसे अभी तक के करते आ रहे हैं। 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ऐसे जैसे बी बार और डी दिया हुआ था, ए सी के 4 कॉम्बिनेशन बने। ए बार और सी बार दिया हुआ था, बी डी के 4 कॉम्बिनेशन बने। ए बी डी बार, ए बी डी बार तीनों दिए हुए थे, 0 और 1 सी के 2 कॉम्बिनेशन, इससे पूरा अपन ने लिख दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है कि सी और सी बार जो है ए प्लस बी प्लस सी सी बार, सी बार क्या है एक्चुअली में 0 है, तो अगर सी बार अपन ऐड करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, मतलब एक से दो टर्म बनती है। फिर कंसेप्ट ऑफ डिले पे आएंगे। तो वैन इनपुट प्रोसेस जनरेट आउटपुट, उसमें प्रोसेसिंग डिले आएगा। जब अपन ने कुछ इनपुट दिया तो वो प्रोसेस होगा, उसके बाद जनरेट होगा, तो उसके कारण आउटपुट में कुछ डिले आता है, उसको बोलते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ डिले। जितना डिले उतना टाइम लगेगा, जितना डिले आएगा उतनी देर लगेगी, तो टाइम लगेगा। तो डिले कैन नॉट चेंज नेचर ऑफ आउटपुट, मतलब डिले आएगा उससे आउटपुट के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम देर तक काम करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर लगेगी। तो अगर मान लो इनपुट वेव फॉर्म गिवन है तो पहले विदाउट डिले वाला ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें डिले ऐड करेंगे। तो अगर अपन को इनपुट वेव फॉर्म दी है तो आउटपुट जो भी होगा पहले अपन सीधे आउटपुट ड्रॉ कर देंगे, उसका जो भी आउटपुट आना है उस हिसाब से, और फिर उसमें डिले ऐड करेंगे। जैसे मान लो अपन ने कुछ बनाया, साइन वेव जनरेटर था, तो इसकी साइन वेव बन जाएगी। अब साइन वेव तो बन गई, जिससे साइन वेव 0 पे यहाँ पे ऐसे रहेगी। अगर अपन को डिले ऐड करना है उसमें, तो डिले फिर आगे सरका देंगे, मतलब तो डिले हो जाएगा, देर से शुरू होगी साइन वेव। वैसे ही तो पहले विदाउट डिले वाला ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें डिले ऐड करेंगे। जैसे अपन ने एक इनपुट वेव फॉर्म दिया, टी इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, टी इक्वल टू 20 नैनो सेकेंड पे ऊपर गया और फिर नीचे गया, मतलब ऊपर रहा फिर ऊपर ही रहा, तो ये अपना इनपुट वेव फॉर्म था। अब जो नीचे वाला अपन देख रहे हैं, ये 1 पे गया, मतलब 1 पे था। मान लो अगर 0 से शुरू करा तो ऊपर जाएगा, और अगर 1 से शुरू करा तो नीचे आएगा 0 पे, और फिर ये जो भी जैसे अनस्टेबल स्टेट है तो फिर खुद ही नीचे आ जाता है ना, मतलब एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, अभी अनस्टेबल है तो नीचे गया, तो फिर अनस्टेबल, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, स्क्वायर वेव जनरेट होगी। तो अगर अपन इनपुट को फिक्स करके छोड़ दिया तो आउटपुट भी फिक्स हो जाएगा। ये कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, मुझे नहीं पता, शायद तक ये मोनोस्टेबल वाला है। मोनोस्टेबल में क्या होता है, बोथ वन स्टेबल अदर अनस्टेबल। तो मोनोस्टेबल शुरू में डिज़ाइनिंग के वक्त कोई भी एक स्टेबल दी जाएगी, पर अपनी तो एक अनस्टेबल है, तो एक अनस्टेबल रहेगी और फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हाँ, जैसे अभी ये एक अनस्टेबल है तो वो इसलिए ट्रिगर करके अपन ने उसको ऊपर ले गए, फिर इसको ट्रिगर करके नीचे ले आए, तो ऐसे करना है। तो अगर इनपुट को फिक्स करते हैं तो आउटपुट भी फिक्स हो जाएगा, इनपुट चेंज नहीं तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, जब तक इनपुट चेंज का इफेक्ट आउटपुट पे नहीं आएगा। जैसे अगर स्पेसिफिकली दिया ना हो डिफ़ॉल्ट एट 0, अगर स्पेसिफिकली दिया नहीं है तो डिफ़ॉल्ट एट 0 लेंगे और फिर 0 से ट्रिगर होकर ऊपर गया। जैसे ये अपनी स्क्वायर वेव फॉर्म बनी, वाई विदाउट डिले स्क्वायर वेव फॉर्म, ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 50%, टी ऑफ एंड टी ऑन इंटरचेंज अगर कर देंगे, टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी इक्वल टू टी ऑन डैश प्लस टी ऑफ ऑन, टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड उतना का उतना ही रहेगा, पर ड्यूटी साइकिल बदल सकती है, टी ऑन टी ऑफ में से कौन बड़ा है उसके बेसिस पे, ठीक है। नो डिले, जिधर इनपुट वहीं आउटपुट, नॉट गेट का है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। टी इक्वल टू 0 पे ही 1, क्योंकि 0 था एज इट इज़ जो था वो है, बस शिफ्ट कर दिया फॉर टाइम डिले। जैसे यहाँ पे था टाइम डिले आया तो ये शिफ्ट हो गया, पहले 0 पे ये स्क्वायर वेव थी, अब वो डिले होके T1 पे आ गई है, ये यहाँ से स्क्वायर वेव बन गई, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो फॉर डिले जस्ट शिफ्ट द वाई विदाउट डिले, ऑल वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट, टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, शिफ्ट कर दिया तो डिले आ जाता है। फेज शिफ्ट और टाइम शिफ्ट कैन नॉट चेंज, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टाइम सिग्नल,
फेज शिफ्ट और टाइम शिफ्ट तो हो रहा है, फेज शिफ्ट हो रहा है, टाइम शिफ्ट हो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे ये देखेंगे, जो पोल पास है उसमें हायर डिले, जो दूर है वो डोमिनेंट होगा। जैसे बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, तो बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है कि एज इनपुट जब तक ट्रिगर नहीं तब तक नो चेंज इन इनपुट इम्प्लाइज नो चेंज इन आउटपुट। जब तक अपन ट्रिगर नहीं देंगे तब तक इनपुट दो है आपके पास, जब तक ट्रिगर नहीं देंगे तब तक आउटपुट इनपुट चेंज नहीं होगा तो आउटपुट भी चेंज नहीं होगा, जो इनपुट है वही रहेगा, मतलब सेम ऐसे ही रहेगा। जब तक ट्रिगर नहीं करेंगे वो जाएगा नहीं, क्योंकि बायस्टेबल में दोनों स्टेट स्टेबल होती है। जीरो स्टेबल जब तक ट्रिगर नहीं करें तब तक बढ़ेगा ही नहीं, दोनों अनस्टेबल स्क्वायर तो आउटपुट भी स्क्वायर। डिज़ाइनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेबल एंड बायस्टेबल यूजिंग नॉट गेट, तो कैस्केडेड नॉट गेट बनाते हैं, जैसे ए फिर ए बार फिर ए, तो ये बफर बन गया। तो टाइम डिले मान लो इसमें T1 था, इसमें T2, दोनों का प्लस हो गया T1 + T2। इवन नॉट गेट इक्वल टू बफर होता है, मतलब एक बार इन्वर्ट होगा दूसरी बार दोबारा उसको इन्वर्ट कर देंगे तो वही आ जाएगा, ए बार का बार इक्वल टू ए होता है। अगर 3 हुए तो ये T1 + तो ये ए बार मतलब इन्वर्टिंग आ रहा है, तो बायस्टेबल यूजिंग नॉट बनाना है, तो कैस्केड इवन नॉट्स एंड आउटपुट फीडबैक टू इनपुट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कैस्केड करते हैं 2 नॉट्स, मतलब इवन नॉट्स लगाएंगे और जो आउटपुट है उसको फीडबैक कर देंगे इनपुट पे दोबारा से। 2 नॉट्स लगाएंगे, आउटपुट को फीडबैक कर देंगे इनपुट पे। व्हेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर कैस्केडेड एंड आउटपुट ऑफ लास्ट नॉट गेट इज फीडबैक टू इनपुट ऑफ फर्स्ट नॉट गेट, देन वी गेट बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। जब इवन होता है तो बफर होता है, तो बफर प्लस लूप, तो T = 0 डिस्कनेक्ट करके 1 लगा दिया, बिकॉज ऑफ कनेक्शन जो इनपुट वही आउटपुट। T = 0 पे डिस्कनेक्ट करके 1 लगा दिया, तो बिकॉज ऑफ कनेक्शन जो इनपुट है वही आउटपुट है और जो आउटपुट है वही इनपुट है, तो मतलब इनपुट आउटपुट बराबर 0 से लेके TD तक, 0 से लेके TD तक इनपुट आउटपुट बराबर इनिशियल 1, तो इनपुट भी वही होगा, इनपुट दिखेगा TD से 2D 2TD। जैसे मैंने शुरू करा, मैंने इनपुट लगाया कुछ भी, मान लो मैंने इनपुट दिया 0, इनपुट मैंने 0 दिया, तो उस इनपुट 0 के कारण मेरा आउटपुट भी आएगा 0। अब क्योंकि मैंने ट्रिगर करा है तो अब उस आउटपुट के कारण ये वाला आउटपुट जो है वो भी 1 आएगा, तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो फिर ये भी 1 होगा। इफेक्ट TD से 2TD में दिखेगा ना, अगर मैंने ट्रिगर करा भी, इनपुट आउटपुट बराबर है, जैसे 0 से TD तक तो कुछ नहीं करा, पहले 0 पे अपना सिंपल था, ठीक है, 0 से TD तक के अपन ने कुछ नहीं करा, जो था वही था। फिर ट्रिगर हुआ, जब ट्रिगर हुआ तो ट्रिगर हुआ TD से 2TD में, तो इसमें कम होके नीचे आ गया, मान लो अब कम होके नीचे आ गया है, ऊपर गया, जो भी कम होके इधर आया, तो अब जो आउटपुट पे आया वही इनपुट पे भी रहा होगा, तो ऊपर भी सेम बन जाएगी। अब जैसे इनपुट था और आउटपुट था, अपन ने TD टाइम डिले लगाया, उसको फीडबैक कर दिया, तो ये लूप है। तो अब मान लो मेरा पहले जो था वो इनपुट 1 पे था, फिर टाइम TD के बाद आउटपुट दिखेगा बफर में, है ना, तो आउटपुट मुझे दिखा बफर में, तो जो आउटपुट था वही इनपुट है। जैसे अब 0 से TD तक तो सेम रहेगा, उसके बाद ट्रिगर हुआ तो TD से 2TD में मेरा 1 आएगा, अब अगर यहाँ 1 आया है तो यहाँ भी 1 आएगा, इससे पूरी ये लाइन बन गई। तो जैसे मान लो ये है, तो वी नो आउटपुट TD के बाद दिखेगा तब तक 1 रहेगा, अपन को पता है कि आउटपुट TD के बाद दिखेगा तो तब तक 1 रहेगा। फिर अब जो आउटपुट है वही इनपुट भी होगा ड्यू टू कनेक्शन, तो 0 से TD इनपुट भी 1 होगा। अब जो इनिशियल से इनपुट वो आउटपुट पे TD के बाद से दिखेगा। और क्या है, तो TD से 2TD पे फिर 1 दिखेगा, क्योंकि 0 से TD 1 है, 0 से TD अपना 1 है। वी नो आउटपुट TD के बाद दिखेगा तब तक 1 रहेगा। अब TD पे बाद आउटपुट दिखेगा, तो अब आउटपुट क्या दिखेगा, आउटपुट वही दिखेगा जो इनपुट है, क्योंकि बफर है
है ना। अगर बफर है तो वो ही होगा, तो TD से 2TD पे वापस वही आ जाएगा 1, और अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा, तो 0 से TD इनपुट भी 1 होगा। अब जो आउटपुट है वही इनपुट भी होगा ड्यू टू कनेक्शन। वी नो आउटपुट TD के बाद दिखेगा तब तक 1 रहेगा। अब जो आउटपुट है वही इनपुट भी होगा ड्यू टू कनेक्शन, तो 0 से TD इनपुट भी 1 होगा। अब जो इनिशियल से इनपुट वो आउटपुट पे TD के बाद से दिखेगा, इनिशियल से इनपुट 1 था तो TD से 2TD फिर 1 दिखेगा, क्योंकि 0 से TD 1 है। अगेन जो आउटपुट पे TD से 2TD है वही इनपुट पे होगा, आउटपुट पे TD से 2TD है वही इनपुट पे होगा। जैसे मेरा यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 ही दिख रहा है ना, और अगर यहाँ पे 1 है 0 से TD तक जो है वही रहेगा। फिर ट्रिगर हुआ तो 1 पे आया, तो अब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर 2TD से 3TD तक वो उत्ते पे रहेगा, फिर वो ऐसे। तो बफर ऑपरेशन इन अ लूप इज़ इक्विवेलेंट टू बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो लूप के अंदर बफर तो बाइस्टेबल, लूप ढूंढेंगे और एंड टू एंड ए दे देंगे, ए का ए तो बफर प्लस लूप इक्वल टू बाइस्टेबल। तो डिस्कनेक्ट कर दो तो इनिशियली 1 रहेगा और फिर TD के बाद 0 ट्रिगर होगा। लूप इज़ डिस्कनेक्टेड फॉर दिस ड्यूरेशन, अगर सडनली कनेक्ट तो 2 वोल्टेज दिक्कत देगा। मतलब पहले जब कनेक्ट करते हैं तो डिस्कनेक्ट कर दो तो इनिशियली 1 रहेगा, मतलब अगर डिस्कनेक्ट कर दिया अपन ने, मान लो हटा ही दिया, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दो यहाँ पे, तो इनिशियली 1 रहेगा और फिर TD बाद 0 ट्रिगर होगा। तो लूप इज़ डिस्कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन, सडनली कनेक्ट तो 2 वोल्टेज दिक्कत देगा। ठीक है। लूप प्लस बफर इक्वल टू Y2 बाइस्टेबल। Y2 बाइस्टेबल है तो 100% Y1 भी बाइस्टेबल होगा। अगर Y2 बाइस्टेबल है तो Y1 भी बाइस्टेबल होगा। अब जो ये मल्टीवाइब्रेटर वाली चीज़ है ये आगे और चैप्टर में भी आएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ नहीं आएगा तो भी समझ लेते हैं, बाकी फिर आगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। लूप प्लस बफर इक्वल टू Y2 बाइस्टेबल। Y2 बाइस्टेबल है तो 100% Y1 भी बाइस्टेबल होगा। अगर आउटपुट बाइस्टेबल है तभी होगा जब इनपुट भी बाइस्टेबल होगा। तो अगर Y1 बाइस्टेबल है तो Y2 बाइस्टेबल होगा। अगर अपन को बोला है कि Y2 बाइस्टेबल है तो Y1 को भी बाइस्टेबल होना पड़ेगा। Y1 बाइस्टेबल होगा, Y1 भी होगा एज इट इज़ इनपुट, Y2 भी, क्योंकि लूप का आउटपुट Y2 का इनपुट, क्योंकि लूप का आउटपुट Y2 का इनपुट, Y बाइस्टेबल, Y1 बाइस्टेबल, Y2 बाइस्टेबल। In case of bistable multivibrator, there is no periodic waveform or output, therefore there is no formula for frequency and time period. यहाँ पे कोई periodic waveform नहीं मिलता आउटपुट में, इसलिए इसमें कोई सीन नहीं होता फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। In case of bistable multivibrator, there is no periodic waveform at output, therefore there is no formula for frequency and time period. यहाँ से देखेंगे कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे बनाना है। नॉट गेट से अपन ने बाइस्टेबल बनाना सीखा, बफर प्लस लूप इक्वल टू बाइस्टेबल। अब इन्वर्टिंग प्लस लूप इक्वल टू अस्टेबल, कैस्केडेड ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स। तो when odd numbers of NOT gates are connected in cascade and output of last NOT gate is feedback to the input of first NOT gate, then we get astable multivibrator। मतलब odd number NOT gate कनेक्ट करे, जो लास्ट का आउटपुट था उसको फर्स्ट पे फीडबैक कर दिया तो वो बन गया इनपुट आउटपुट TD इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। इनपुट ये दिया, आउटपुट ऐसा। इनपुट का इफ़ेक्ट TD के बाद तब तक जो है वही रहेगा। इनपुट का इफ़ेक्ट TD के बाद आएगा तो जब तक वो जो है वही रहेगा। फिर TD पॉइंट पे वाले इनपुट का तो 2TD पे भी इफ़ेक्ट आएगा। हाँ, तो जैसे अपन ने इनपुट दिया तो TD पॉइंट के बाद इनपुट पे जो इफ़ेक्ट आया वो आएगा। तो ये TD से शुरू, जो TD पे जो इनपुट यहाँ पे आ रहा था, जो TD पॉइंट के बाद जो आना था वो आया। ठीक है, अब जो 2TD पे आया वो दोबारा TD पे भी आएगा।
और TD पे जो इफ़ेक्ट आएगा, 2TD पे जो इफ़ेक्ट आएगा वो TD वाले का आएगा। मतलब जब तक जो है वही रहेगा और फिर इस पे दोबारा इफ़ेक्ट आएगा 2TD पे। जैसे अपन ने शुरू करा तो T ऑन TD है, T ऑफ 2TD है, T ऑफ TD है, टोटल टाइम 2TD है, F इक्वल टू 1/2TD है। नॉट गेट से 50% वाला ही मिलेगा, नॉट की वजह से स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होती है। मतलब हाँ, इससे जो होती है स्क्वायर वेवफॉर्म ही जनरेट होती है क्योंकि दोनों स्टेट अस्टेबल है। तो इक्विवेलेंट टू अस्टेबल मल्टीप्लाई बाय लूप में बफर बाइस्टेबल होता है, इन्वर्टर अस्टेबल होता है। अब ये दिख रहा, अब ये बीच में बफर है तो ये कुल मिला के 3 मिला के नॉट बनेगा। अब ये दिख जा रहे हैं लेकिन TD इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जितना भी डिले सबका ऐड होगा। T ऑन इक्वल TD, T ऑफ इक्वल टू TD, T इक्वल टू 2TD, T ऑन प्लस T ऑफ, F इक्वल टू 1/2T। रिमेंबर दिस फॉर केस ऑफ अस्टेबल। और बाइस्टेबल के लिए तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता ही नहीं है, तो उसमें याद ही नहीं रखना, बस अस्टेबल के लिए याद रखना है। तो नॉट रहेगा तो अस्टेबल रहेगा, y1 y3 अस्टेबल तो y1 y2 भी होंगे। T ऑन इक्वल टू T ऑफ, TD इक्वल टू T1 प्लस T2। ऑल वेव फॉर्म y2 y3 हैव सेम टाइम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी बट वेव फॉर्म डिफरेंट। जो भी सारे वेव फॉर्म्स है जो टिके भी y1 y2 y3 तीनों के, सबके वेव फॉर्म की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, कितनी इतनी, लेकिन सबका जो है वेव फॉर्म्स डिफरेंट हो गए बिकॉज ऑफ नॉट गेट एंड देयर विल बी अ फेज शिफ्ट और टाइम शिफ्ट इन बिटवीन द वेव फॉर्म्स। बिकॉज ऑफ नॉट गेट एक फेज शिफ्ट और टाइम शिफ्ट होगा और डिले भी आएगा, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम रहेंगे और वेव फॉर्म्स अलग हो सकते हैं। y1 अस्टेबल है तो y1 और y की फ्रीक्वेंसी सेम है, y1 y2 अस्टेबल है, y अस्टेबल है, y1 इक्वल टू T1 प्लस T ऑफ इक्वल टू TD इक्वल टू T1 प्लस। सिर्फ लूप का डिले ही डिसाइड करेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, बाहर वाले नहीं। जो लूप का डिले है बस वही डिसाइड करेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, बाहर वाला नहीं। लूप के गेट के डिले डिसाइड करेंगे, ठीक है। लूप डिसाइड करेगा अस्टेबल है कि बाइस्टेबल, ठीक है, लूप ही डिसाइड करेगा।